जो काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक, किसी भी चीज़ की मदद से किया जा सकता है। आए दिन हमें इंस्टाग्राम में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि लोग ये काला जादू ब्लैक मैजिक से कितने ज़्यादा परेशान होते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर उनके ऊपर, उनके परिवार वालों के ऊपर कैसे किसी ने काला जादू कर दिया। लोग आए दिन कारण पूछते रहते हैं, लेकिन हम लोग स्पीचलेस रहते हैं, क्योंकि ये काला जादू करने के कई सारे तरीके होते हैं। और उन्हीं तरीकों में से आज हम लोग ढूंढ कर एक कहानी ऐसी निकाल कर लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप लोगों को समझ में आएगा कि काला जादू को करने की एक कौन सी प्रक्रिया होती है जो बहुत ही ज्यादा फेमस होती है। केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड लोग इस तरह की चीजों को अपनाते हैं दूसरे किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। आज की यह कहानी रिंकी पंडित नाम की एक लड़की ने हमें इंस्टाग्राम में लिख भेजी। रिंकी जो कि आजमगढ़ की रहने वाली है। उनके परिवार के साथ यह वाकया से कई साल पहले, यानी कि उसकी दादी के पिताजी के टाइम पर हुआ था। दरअसल उस जमाने में वो बहुत पैसे वाले हुआ करते थे। उनके जो पिताजी थे इतने ज्यादा पैसे वाले थे कि वो सोचते थे कि मैं मरने से पहले बराबर बराबर हिस्सों में अपने सभी बच्चों में प्रॉपर्टीज बांट दूं। लेकिन जो उनके बेटे थे ये पैसों को लेकर काफी ज्यादा लालची थे। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी का जरा सा भी हिस्सा अपने लड़कों के नाम पर कर दिया तो मुझे लात मार के बाहर निकाल देंगे। उन्हें पूरा यकीन था अपने बेटों के इस कुकर्म के ऊपर। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी के जो हिस्से हैं वो अपनी दोनों बेटियों में करूंगा। इनकी दो बेटियां थी, जिसमें से जो बड़ी वाली बेटी थी ना वो भी लालची थी, लेकिन दुनिया वालों के सामने उजागर नहीं होने देती थी। छोटी वाली बेटी यानी कि रिंकी की दादी ये बहुत ही नॉर्मल थी, सरल स्वभाव की थी और सीधी सादी थी। और इनकी शादी भी अच्छे घर में हुआ था, पैसे वाले घर में। लेकिन जो बड़ी वाली बहन थी उनकी शादी बहुत नॉर्मल घर में हुआ था, थोड़े से गरीब लोग थे वो। शायद यही कारण था, वो हर समय यही लालच करती रहती थी कि मेरे पिताजी तो इतने ज्यादा पैसे वाले हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा मुझे मिल जाए तो मैं भी कितने ज्यादा पैसे वाले बन जाऊंगी। दूसरे पल ये भी याद आता था कि मैं तो घर की बड़ी बेटी हूं, अगर पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए तो कितना कुछ बदल जाएगा। बस इसी एक लालच के साथ वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी थी। अब इनके पिताजी के आखिरी समय आया। इन्होंने अपनी वसीयत तैयार की। वसीयत के हिसाब से पूरी प्रॉपर्टी के दो हिस्से किए गए, एक बड़ी बेटी के नाम और एक छोटी बेटी के नाम। बेटे जिन्हें वो जिंदगी भर नकारा समझते आ रहे थे उतने ज्यादा नेगेटिव नहीं निकले। बेटों ने इन बातों को इग्नोर कर दिया और सोचे कि हम अपनी जिंदगी में तो कुछ कर ही रहे हैं, हमें क्या करना था अपने पिताजी की प्रॉपर्टी से। लेकिन जो बड़ी वाली बेटी थी वो आग बबूला हो गई इस बात से कि पूरी प्रॉपर्टी मुझे अकेले को क्यों नहीं मिली, मेरी छोटी बहन में ये प्रॉपर्टी क्यों बांटी गई। प्रॉपर्टी तो अभी दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। उनकी मृत्यु के बाद कुछ समय बाद तक वो लोग अपनी जिंदगी जी ही रहे थे, लेकिन मने मन एक नेगेटिविटी लेकर बड़ी वाली बहन जी रही थी। अब एक बार की बात है, वो नोटिस करती है कि मेरी छोटी वाली बहन तो अपनी परिवार में बहुत अच्छा कर रही है, पहले से ही पैसे वाली थी लेकिन अब वो और भी दुगने पैसे वाली बन गई है। उन्हें यह बात बहुत सताती थी। उन्होंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी छोटी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी और फिर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसे हथिया लूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान होगा, क्योंकि उसके परिवार में जितने भी लोग थे सीधे साधे लोग थे। ये क्या करती है, एक अजीबोगरीब खौफनाक तांत्रिक का साथ लेती है। एक ऐसा तांत्रिक था जो कि शमशान घाट में बैठकर एक अलग तरह का ब्लैक मैजिक करता था जो कि आम लोग समझ नहीं पाते थे। यह बहुत ही ज्यादा डरावना था। इसे कोई देख भी लेता था तो सोचता था कि बस अब हमारे आने वाली जिंदगी कितनी बुरी तरह से बीतेगी। यह उसी तांत्रिक के पास पहुंचती है और उसको अपनी सारी परेशानी बता देती है। एक्चुअल में वो परेशानी नहीं थी, लेकिन इसके नजर में वो परेशानी थी। तांत्रिक उसकी बातों को बड़े अच्छे से समझता है और कहता है कि जहां पर लोग मुझे देखकर छिप जाया करते हैं तू अपनी परेशानी लेकर मेरे सामने आई है। अब तू जो चाहती है वो मैं तुझे दूंगा, लेकिन इसके लिए हमें एक काला जादू का सहारा लेना पड़ेगा। वो भी तैयार हो जाती है। अगली ही हरियाली अमावस्या की रात में वो बाबा उसे शमशान घाट में बुलाता है। ना जाने क्या 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 कर रहा था। नरकंकाल वहां पर रखे हुए थे, कई सारी खोपड़ियां। उसने नरमुंडों की माला पहना हुआ था जिसमें 21 नरकंकाल के जो खोपड़ी है वो लटकी हुई थी। उसे देखकर ये बहुत ज्यादा घबरा जाती है। चेहरे में पूरी काले पोत कर रखा हुआ था और एक राख का तिलक लगाकर बैठा था। एक चिता उसके सामने जल रही थी। भौंकते हुए कुत्ते, भेड़िए,
इन्हीं के बीच से घबराती हुई वो पहुंचती है इस बाबा की तरफ। वो बाबा ना जाने किस तरह का काला जादू करता है और हवा में हाथ घुमा के 2 लड्डू सामने लेकर आता है। उसमें ना जाने कौन से मंत्र पढ़ता है और मंत्र पढ़ने के बाद उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि ये लड्डू तूने जिस किसी को भी खिला दी, समझ जाना उसकी जिंदगी जीते जी नर्क बन जाएगी। ये खुश हो जाती है और वो लड्डू को लेकर रात के 3 बजे के आसपास अपने घर की ओर निकल जाती है। अगले ही सुबह का वक्त आता है। तांत्रिक बाबा ने कहा था कि यह कार्य तुझे शाम के वक्त करना है। जैसे ही सूरज ढलता है अगले दिन का, वो पहुंच जाती है अपनी बहन के घर एक बड़ी ही खुशी के साथ कि देख मैं तेरी तरक्की से कितनी ज्यादा खुश हूं, मिठाई लेके आई हूं, खा ले। एक डब्बे में बंद करके वो मिठाई ले गई थी। उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। जो मौसम का मिजाज है वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ लग रहा था, मानो कि कुदरत किसी को कुछ करने से पूरी रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन कहा जाता है ना कि विधि का विधान तो खुद ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता। यह होनी थी, होकर ही रहनी थी। बड़ी बहन छोटी बहन के सामने वो डब्बा खोलती है। छोटी बहन वो लड्डू उठाती ही है कि पीछे से आकर कोई उसे टोक देता है। वो टोकने वाला कोई और नहीं बल्कि छोटी बहन की बड़ी बहू थी। बस वो किसी काम में लग जाती है। बड़ी बहन सोचती है कि ये तो गड़बड़ हो गई, मैं ये लड्डू छोड़ के यहां से निकल जाती हूँ। बेहतर रहेगा जब इसे टाइम मिलेगा खुद खा लेगी, मुझे इसकी शक्ल ज्यादा देर तक देखना नहीं है। वो वहीं पर लड्डू रखती है और निकल जाती है। जो छोटी वाली बहन थी अपने काम में मशगूल हो गई थी। रात का वक्त आ गया था। रात के तकरीबन 11:15 बजे के आसपास बड़ी बहू उसी डब्बे के पास पहुंचती है। उस डब्बे को उठाती है, देखती है कि लड्डू है। बड़ी बहू लड्डू और मिठाई की काफी ज्यादा शौकीन थी। उसमें से वो एक लड्डू निकालकर खा लेती है। लड्डू खाने के बाद वो सो जाती है। उसे नींद अच्छे से नहीं आती क्योंकि उस रात बहुत बुरे बुरे सपने आए थे। अगले दिन वो उठ के सोचती है कि लड्डू खाने का फिर से मन कर रहा है। वो लड्डू खाने के लिए जाती है। जैसे ही वो उनके आंगन में लड्डू का डब्बा रखा हुआ था, वो एक लड्डू उठाने वाली थी कि एक कौवा एक लड्डू को उठा के हवा में उड़ने लगता है। ये देख के काफी ज्यादा नाराज होती है, परेशान भी होती है कि एक लड्डू मतलब मेरा निवाला एक कौवे ने छीन लिया यार, ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन खैर वो किसी और काम में लग जाती है और ये दिन भी बीत जाता है। ऐसे करते करते आने वाले कुछ दिन और बीतते हैं और आती है एक और अमावस की वो काली रात जो कि इस परिवार के लिए घना अंधेरा लेकर आने वाली थी। इस रात को ना जाने उन्हें अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। वो जैसे ही अपने घर पर सोने के लिए गई तो ऐसा लग रहा था कि उनके इर्द गिर्द काफी सारे लोग नरकंकाल लटका के खड़े हुए हैं जो उन्हें अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लोगों को मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन कोई उनके पास नहीं आ रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी आत्मा के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, किसी ने मेरी जान लेने की पूरी कोशिश करके रखी है। ऐसा करते करते और दिन बीते। अब इन और दिनों में उनकी हालत बद से बदतर हो रही थी। अब ऐसा लगता था कि वो अंधेरे में खड़े होकर किसी अनजान इंसान से बात करती थी, जबकि कोई और अनजान इंसान उस कमरे में होता ही नहीं था। अजीब अजीब सी एक्टिविटी करती थी, अपने से बड़ों को गालियां देती थी, मारती थी, पीटती थी, दीवार को खरोचती थी, कीड़े मकोड़े खाने लगी थी। धीरे धीरे करके सब कुछ बर्बाद होने लगा और इनका परिवार धीरे धीरे करके पूरी जो होती है ना एक डाउनफॉल में जाने लगा। अब जैसे इनकी सास यानी कि जिनके ऊपर ये ब्लैक मैजिक एक्चुअल में होने वाला था, वो ये नोटिस करती है कि हमारे घर में कुछ दिनों से काफी ज्यादा अशांति फैली हुई है। वो एक पास के ही एक पुजारी जो कि एक बड़े से मंदिर के काफी सिद्ध पुजारी थे, उनसे बात करती है। वो सिद्ध पुजारी देखते से ही कह देते हैं कि तुम्हारे घर पर कुछ बहुत बड़ी परेशानी लगी हुई है, इस घर का मैं पानी भी नहीं पी सकता। वो उस दिन उनके घर पर आए हुए थे, सच बता रहा हूं पहला कदम रखने से भी इनकार कर दिए थे। कहे थे कि अगली जो पूर्णमासी आएगी उस दिन हम एक बड़ी पूजा करवाएंगे, उम्मीद है कि उसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली पूर्णमासी आती है और इनके घर पर एक बड़ी पूजा कराई जाती है। पंडित जी आज भी इनके घर के अंदर प्रवेश नहीं किए थे। इनके घर के दरवाजे के मुख्य दरवाजा जो था उसके बाहर बैठकर ये लोग हवन पूजन कर रहे थे। उसी दौरान मानो कि इन्होंने लिटरली उस शैतान से बात की जो शैतान ने इनके घर पर डेरा जमा कर बैठा था। वो शैतान ने साफ साफ बताया कि मैं इनके घर पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है, मुझे राक्षस गणों ने भेजा है और राक्षस गणों से भेजा हुआ जो मैं आया हूं, मैं कभी भी खाली हाथ नहीं लौट कर जाऊंगा। अगर मुझसे बचना है तो एक काम करना होगा,
भगवान की नहीं, मेरी पूजा करनी होगी इस परिवार वालों को, तभी मैं इन लोगों को छोड़ूंगा। बस पंडित जी भी वचन दे देते हैं, क्योंकि ये परिवार काफी ज्यादा मुसीबत में था। पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो तेरी पूजा की जाएगी, इस घर के लोग तेरी पूजा करेंगे, लेकिन वादा कर तू कभी इन्हें परेशान नहीं करेगा। वो भी तैयार हो जाता है और धीरे धीरे करके उस घर में जो परेशानियां थी वो कम होने लगी। जब कम होने लगी तो पंडित जी ने बताए थे कि परेशानियां कम होने लगे तो एग्जैक्टली 1 महीने बाद घर से दूर एक ऐसी जगह है जहां पे पीपल का पेड़ है, वहां पर जाकर इस शैतान, इस राक्षस के नाम की पूजा करना। सभी लोग जाते हैं और पूजा करते हैं। फिर मानो उनकी जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल होने लगती है, इनफैक्ट पहले से ज्यादा बेहतर होने लगती है। अब जिंदगी जैसे जैसे नॉर्मल हुई, परिवार के लोगों ने भुला दिया कि हमारे साथ उस रात कुछ ऐसा बीता था, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा आया था, ये लोगों ने भुला दिया। एक बार ही गए थे उस जगह पर पूजा करने के लिए, उसके बाद कभी नहीं गए। लेकिन ये जो शैतान का प्रकोप है उस परिवार में माना जाता है कि आज भी बरसता है। जब कभी भी किसी की भी परेशानी होने लगती है, जब भी इस तरह की परेशानियां होती है, तो वो लोग आज उस शैतान, उस राक्षस की पूजा करने नहीं जाते हैं, बल्कि अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास बनाकर सच्चे मन की उसकी पूजा करते हैं, और उनके परिवार में वो मुसीबत अपने आप टलने लगती है। इसे ये चीज समझ में आती है कि कितनी भी बड़ी परेशानी हो, ईश्वर से बड़ी कुछ नहीं हो सकती। अगर उस परेशानी से निपटना है, बचना है, तो अपने ईश्वर के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, उस सर्वश्रेष्ठ शक्ति के ऊपर पूरा विश्वास बनाकर रखना है। और सच बता रहा हूं कि इस दुनिया में कोई शक्ति आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। उम्मीद है कि इस कहानी की मदद से आप लोगों को एक बड़ी सीख मिली होगी, और साथ ही जानकारी भी मिली होगी कि आखिर काला जादू किन किन तरीकों से किया जा सकता है। और एक बात और याद रखना, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में ऐसे भी पूछते हैं डीएम करके कि ब्लैक मैजिक होता है तो हम उससे बच कैसे सकते हैं। सबसे बचने की सबसे आसान तरीका यही है कि आप भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करो, क्योंकि आजकल आप तांत्रिक के पास या किसी बड़े बाबा के पास जा नहीं सकते, तो आप जितना हो सके पूजा पाठ में ध्यान दो। धीरे धीरे करके वैसे शक्तियाँ डाउन होने लगती है और ख़त्म हो जाती हैं फिर। क्योंकि आजकल के जो बाबा लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, वो भी इतने भरोसे करने लायक नहीं होते, क्योंकि काफ़ी जगह इस चीज को लेकर ठगी फैली हुई है। कैसे विश्वास कर सकते हैं इस दुनिया में जहां पर भाई भाई का नहीं होता है, वहां पर किसी एक तांत्रिक का विश्वास कैसे कर ले। उम्मीद करता हूं कि आज बताई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।